अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि कवर करता है पाकिस्तान स्टडीज के तमाम चैप्टर्स को, तमाम पेपर्स को, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या कोई एफपीएससी या पीपीएससी के पार्टिसिपेंट्स हैं। आज का हमारा टॉपिक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और उसके इवेंट्स, जो कि पार्ट 2 है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इस लेक्चर का। प्यारे दोस्तों, अगर आपको पहली 2 वीडियोस मेरी पसंद आई हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो इसको भी काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कुछ भी मिस ना हो। जी, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, जो कि है इवेंट से मुतल्लिक। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर जो एक सिपाही है मंगल पांडे, उसने बारकपुर रेजिमेंट में एक मेजर का खात्मा कर दिया, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया, उसको कोर्ट मार्शल किया गया और उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। जी, और इसी तरीके से अप्रैल 1857 में भी मेरठ में सेम चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल न करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 रेजिमेंटों को उनका कोर्ट मार्शल किया था और उनको 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया था और 10 साल की बामुशक्कत कैद सुनाई थी। जी, ये 9 मई 1857 का वाकया है और 10 मई को 3 रेजिमेंटों ने अपने साथियों की सजा के खिलाफ 10 मई 1857 को बगावत की और अपने साथियों को उन्होंने आजाद करवाया और अंग्रेज अफसरों को कत्ल करके कैदियों को छुड़ाकर वो दिल्ली की तरफ उन्होंने पेशकदमी की और दिल्ली का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में किया। और बहादुर शाह, अगरचे वो पहले भी शहनशाह हिंद थे, मगर लोगों को मालूम था कि असल हुकूमत अंग्रेजों की है, इसलिए ये ऐलान मुकम्मल आज़ादी का ऐलान समझा गया। बहुत सारे हुक्मरानों ने, जैसे कि बजनौर, रोहेलखंड और अवध के हुक्मरानों ने बहादुर शाह जफर को तहफ़ और अपनी वफादारी के पैगामात भेजने शुरू किए। जी, और बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल को कमांडर इन चीफ बना दिया गया और उनके जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे उनके बेटे हैं, उनको कमांडर्स बना दिया गया था। जनरल बख्त खान ने, जो कि अपने 14,000 सिपाहियों के साथ दिल्ली में पहुंचे थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया आकर बहादुर शाह जफर साहब को। और ये बरेली से आए थे, लेकिन प्रॉब्लम आ चुका था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, सिपाहियों को तनख्वाह देने के लिए, उनके खाने पीने के अखराजात और जंग के अखराजात के लिए पैसा नहीं था। तो बहादुर शाह जफर ने अपने एसेट्स बेचकर वो कमी पूरी करने की कोशिश की। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी डेफिनेटली अपना चाल चल चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव किया और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर साहब की तस्वीर आपको नजर आ रही है और ये तस्वीर है जी मिर्जा मुगल साहब की, जो कि उनके बेटे हैं और कमांडर इन चीफ बनाए गए थे। जबकि आखिर में आप देखते हैं जनरल बख्त खान का फोटो है और ये डे स्टूडेंट्स, इनके और मिर्जा मुगल के दरमियान जासूसों ने इख्तलाफात क्रिएट किए और इसकी वजह से बहुत ज्यादा वो जो ग्रिप थी इनकी, दिल्ली की जो हालात थे उसके ऊपर कमजोर हो गई और मेजर हिडसन ने पेशकदमी करते हुए जो है 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जी, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि किस वजह से इतनी जल्दी कब्जा हो गया। तो वजह यही थी डे स्टूडेंट्स एंड देयर पार्टिसिपेंट्स के, एक तो मिर्जा मुगल और जनरल बख्त खान के दरमियान इख्तलाफात हो चुके थे, असलहा की कमी थी और फाइनेंस की भी कमी थी और आपस में कोऑर्डिनेशन भी इतना कोई बेहतर नहीं था। ये तमाम वो वजूहात थी जिसकी वजह से दिल्ली बहुत जल्द अंग्रेजों के पास वापस चला गया। जी, नेक्स्ट अगर हम चलें अगले पॉइंट की तरफ, तो हजरत महल जो है वो अवध में और उनको सपोर्ट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स और कल्टीवेटर्स, और मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब भी उनके साथ लड़े थे आजादी की इस जंग में। आप देख सकते हैं कि हजरत महल की पिक है ये
और मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब की पिक है, और इन्होंने बड़ी जिगरी से लड़े थे और उस वक्त की जो अंग्रेज फौज थी उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है जी कि फाइनेंस प्रॉब्लम है और अनट्रेन्ड फोर्सेस हैं और जो कि नहीं ठहर सकी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश फोर्सेस के सामने। तो वहां पर जनरल कैंपबेल जो के हैं उन्होंने हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब के खिलाफ ये जंग जीत ली और उन्होंने अवध के ऊपर कैप्चर किया है जी 1 मार्च 1858 को। मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब शहीद हो गए इस जंग में लड़ते हुए, जबकि हजरत महल को ये इलाका छोड़कर नेपाल की तरफ मूव करना पड़ा क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो उनकी शिकस्त खा चुकी थी। जी ये थी अवध की सिचुएशन। जी कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में नाना साहब हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी तांत्या टोपे। ये दोनों लड़े हैं और अंग्रेज फोर्सेस के खिलाफ। और पार्टिसिपेंट्स फ्रेंड्स, ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उनको लीड कर रहे थे हैवलॉक, जिन्होंने जुलाई 19 को 1857 कानपुर के ऊपर भी अपना कंट्रोल कायम कर लिया। नाना साहब को भी नेपाल की तरफ जाना पड़ा क्योंकि उनकी फोर्सेस नाकाम हो चुकी थी, और तांत्या टोपिया ने भी कानपुर को छोड़ा और वो ग्वालियर की तरफ चले गए जहां पर उन्होंने झांसी की रानी को सपोर्ट किया। जी कानपुर में भी सिचुएशन जो है वो इनके हाथ से निकल गई। जी अब आ जाती हैं जी झांसी ग्वालियर में आ जाते हैं जी। रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि अपने 20,000 फौजियों के साथ, अपने सिपाह के साथ लड़ रही थी अपने इलाके को आजाद करवाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उनको तांत्या टोपिया ने भी जाकर सपोर्ट किया है। जी यहां पर सर ह्यूग रोज जो है उन्होंने झांसी की रानी को शिकस्त दी है और झांसी की रानी 18 जून 1858 को लड़ती हुई मारी गई। जी तांत्या टोपा को भी अरेस्ट कर लिया गया और उसको मौत की सजा सुनाई गई। जी अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट एक इलाका के ऊपर जहां पर ये जंग लड़ी गई थी, वो है जी रोहेलखंड। यहां पर हम देखते हैं कि हाफिज रहमतुल्लाह साहब लड़ रहे हैं और उनके पोते हैं जो कि बहादुर खान हैं, जिसकी पिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की इस जंग आजादी में। ये भी फ्रीडम फाइटर्स थे और इन्होंने बदायूं का इलाका कैप्चर किया, बरेली का इलाका कैप्चर किया और शाहजहानपुरा का इलाका भी कैप्चर किया। लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस इनको भी शिकस्त देने में कामयाब हुई हैं जून 1858 को, और रोहेलखंड भी फ्रीडम फाइटर्स के हाथ से निकल गया। जी अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में कंवर सिंह, जिनकी एज तकरीबन 80 साल थी उस वक्त, वो लड़े थे और दौरान जंग वो जख्मी हुए और वो 27 अप्रैल 1858 को मारे गए इस जख्म की वजह से, जिसकी वजह से बिहार में भी ये जो जंग है ये फ्रीडम फाइटर्स हार गए। जी अगर हम पंजाब की, NWFP की और सिंध की अगर हम बात करें, तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हालात खराब हुए हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से, तो उन्होंने पहले ही सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए थे। जितने भी सिपाही थे उनसे असलहा ले लिया गया था, उनको गैर मुसल्लह कर दिया गया था, और जहां कहीं भी इंडियन जो सोल्जर्स हैं उन पर शक उनको गुजरता था, तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को हजारा में, मर्दान में, पेशावर में, रावलपिंडी, जेहलम, साहिवाल, मुल्तान, हैदराबाद और कराची में हजारों सिविल और फौजी सिपाहियों को बेदर्दी से कत्ल किया। और सियालकोट में अवाम फिर मुश्तइली हुई तो उन्होंने कैदियों, जेल पर उन्होंने जो है वो अटैक किया है और वहां से कैदियों को आजाद करवाया। अंग्रेज अफसरों की रिहाइश गाहों और दफ्तरों को नजरियातिश किया। ये खबरें इर्द गिर्द के इलाकों में जब पहुंची हैं तो दरिया रावी के किनारे पर मुजाहिदीन के गिरोह जमा होना शुरू हो गए। यहाँ पर जनरल निक्सन है डियर फ्रेंड्स, जो अपनी फौजों के साथ इन मुजाहिदीन का थ्रीमू घाट के ऊपर उनका मुकाबला हुआ है। मुजाहिदीन बड़ी
बहादुरी से लड़े लेकिन इन्हें शिकस्त हुई। पंजाब में राय अहमद खरल साहब लड़े हैं और इन्होंने अपनी जान दी है इस जंग में। और उसके साथ थे जनाब निजाम लोहार साहब और जगह जीवन साहब और साथ ही जगह और जीवने, ये लोग लड़े हैं जी। तो ये थी पंजाब की सिचुएशन, एनडब्ल्यूएफपी की सिचुएशन और सिंध की सिचुएशन। हर जगह पर फ्रीडम फाइटर्स को शिकस्त हुई है, हर जगह पर उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम आया है, हर इलाका में उनको ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर ना होने का प्रॉब्लम आया है और हर जगह पर उनको आपस में भी इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। सिर्फ आप देखते हैं कि झांसी की रानी के साथ जिन्होंने सपोर्ट किया है तांता तोपे, वो पहले कानपुर में लड़े थे और वहां से फिर वो ग्वालियर और झांसी के इलाका में पहुंचे थे। अदरवाइज हर कोई अपने अपने इलाका में लड़ता रहा, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जबकि अंग्रेजों को इसके मुकाबला में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हासिल थे, जो कि हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्रीडम फाइटर्स ये जंग क्यों हार गए और अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग क्यों जीत गई। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।